अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग बाय द वे कज़न्स। और आज हम देखेंगे ऑनरशिप के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ये ऑनरशिप के ही सब टॉपिक्स हैं, तो इन सब को हम समझेंगे क्या होते हैं। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप होती क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो बेसिकली ओनरशिप इज़ अ सेट ऑफ राइट्स, और ये राइट्स आपको एक लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं ओवर अ प्रॉपर्टी, ठीक है, या एसेट। बेसिकली ओनरशिप आपको वो राइट्स दे रही होती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्रीली कंट्रोल कर सकें, लीगली आप उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को कंट्रोल कर सकें, यूज़ कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दो टाइप्स की होती हैं। अब प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है और एक इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जो मतलब फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखती हो, जबकि जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ एक सेंस होती है, ठीक है, यानी उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। इनकी अगर हम एग्जांपल लें इनटेंजिबल प्रॉपर्टी की, तो इसके अंदर आपके जो कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आपका लोगो हो गया, ठीक है, आपकी कंपनी का नाम हो गया, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल होते हैं, ठीक है। कोई और आपका लोगो, आपका नाम या आपका कोई कंटेंट है वो नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। तो इन सब को हम इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जबकि टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर परमिसेस यानी बिल्डिंग्स, लैंड्स या मशीनरीज वगैरह ये सब आ जाती हैं। तो अब हम देखेंगे ओनरशिप राइट्स डिफाइंड बाय जूरिस्ट एल्बर्ट। एल्बर्ट ने बेसिकली 4 राइट्स डिफ़ाइन किए हैं ओनरशिप के। तो अकॉर्डिंग टू हिल्बर्ट जो पहला राइट ओनर को मिलता है ओनरशिप के थ्रू, वो है राइट ऑफ यूजिंग द थिंग। यानी कि जो ओनर है उसके पास अगर ओनरशिप है तो उसके पास वो फ्री है, ठीक है, उसके पास फ्री अथॉरिटी है, उसको लीगली उसको परमिशन मिली हुई है कि वो उस चीज़ को जैसे चाहे उसको फ्रीली यूज़ कर सकता है और जब तक चाहे और जिस तरह से चाहे यूज़ कर सकता है। लेकिन ये जो राइट ऑफ यूजिंग दी प्रॉपर्टी होता है, ये मतलब डिफरेंट लीगल सिस्टम में वैरी भी कर सकता है। यानी कि अब यहाँ पर जो लीगल सिस्टम के अंदर लॉज होते हैं ना, अब उनके मुताबिक मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं एक ओनर के पास अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ऐसी जगह है, ऐसी मतलब कंट्री है, वहाँ पर जो लॉ है उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि आप इतने लाउड स्पीकर्स अपने घर के अंदर नहीं चला सकते कि आपके नेबर्स परेशान हो, ठीक है। तो अब वो मतलब अपनी प्रॉपर्टी का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो दूसरे को हार्म पहुंचा रही हो, ठीक है। तो इस वजह से लॉज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इसी तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस यूज़ के अंदर आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा लोग मतलब ऑनर्स होते हैं, ठीक है, तो उन सब का शेयर होता है। तो अब एक अकेले बंदे के पास अगर मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारे ओनर्स हैं उसके, तो अब उसके पास फ्रीली मतलब राइट नहीं है उसको यूज़ करने का, वो यूज़ कर सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस। तो अकॉर्डिंग टू हिल्बर्ट सेकंड राइट जो एक ओनर को मिलता है वो है राइट ऑफ एक्सक्लूडिंग अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट। यानी कि जो ओनर होता है, जब उसके पास ओनरशिप आती है तो उसके पास पूरा हक होता है कि वो दूसरों को रोक सके उस अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने से। तो अकॉर्डिंग टू हिल्बर्ट जो थर्ड राइट एक ओनर को मिलता है वो राइट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द थिंग। यानी कि एक ओनर के पास फुल राइट होता है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी को कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी सेल आउट कर सकता है, ठीक है। डिस्पोजिंग बेसिकली मकसद है बेचना, सेल करना, और सिर्फ सेल करना ही नहीं बल्कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र भी कर सकता है, किसी को गिफ्ट भी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हिल्बर्ट जो थर्ड राइट एक ओनर को मिलता है वो है राइट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द थिंग। यानी कि एक ओनर के पास राइट होता है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, या उसके साथ कुछ भी कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है, या उसको कंस्ट्रक्ट करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी के साथ। तो ये बेसिकली 4 राइट्स थे अकॉर्डिंग टू जूरिस्ट हेल्बर्ट। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनरशिप बाय ऑस्टिन। अब जो जॉन ऑस्टिन था ये एक लीगल फ़िलासफ़र था, इसने ओनरशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स पेश की थी। तो सबसे पहले इसने कहा था कि जो ओनर होता है उसके पास राइट होता है कि वो दूसरों को एक्सक्लूड कर सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन उसने भी यही कॉन्सेप्ट दिया था कि सबसे पहला जो राइट एक ओनर के पास आता है वो किसी दूसरे को उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने
के करने से एक्सक्लूड कर सकता है, ठीक है, उसको एक्सेस देने से एक्सक्लूड कर सकता है, इवन अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इंटरफेयर करने से भी एक्सक्लूड कर सकता है। फर्दर अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जो ऑनरशिप है एक ऑनर को राइट देती है कि वो फुली इन्जॉय कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी से तमाम बेनिफिट्स उठा सकता है। यानी कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी ऐसे काम में इन्वॉल्व है, यानी इन्वेस्ट हुई हुई है जहाँ से वो कोई इनकम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उस ओनर के पास फुल राइट है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी का जितना भी रेवेन्यू है उस प्रॉफिट को हासिल कर सकता है, उस इनकम को यूज़ कर सकता है, और जैसे चाहे और जब तक चाहे अपनी उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, कोई उसकी प्रॉफिट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट राइट जो एक ऑनरशिप ऑनर को देती है वो है राइट ऑफ डिस्पोजिशन। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सेम कॉन्सेप्ट उसने दिया है कि जो ऑनरशिप है वो एक ऑनर को डिस्पोजिशन का राइट देती है, यानी कि वो बंदा अपनी उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच भी सकता है, गिफ्ट भी कर सकता है, इवन उसको लीज पर भी दे सकता है, यानी कि किराए पर भी दे सकता है। उसके बाद राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी, यानी कि जो ओनरशिप है वो एक ओनर को एक्सक्लूसिविटी का राइट देती है, यानी कि दूसरे जिसके पास ओनरशिप होती है सिर्फ उस बंदे के पास राइट होता है कि उस राइट्स को फुलफ़िल कर सके, उन राइट्स को एंजॉय कर सके, जबकि जो बाकी के लोग होते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी उससे उन राइट्स से महरूम होते हैं। इन केस किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो किसी और के ओनरशिप में है और उसके ऊपर आके कोई और बंदा, कोई थर्ड पार्टी आकर क्लेम करती कि वो इसका ओनर है, तो इस केस में लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी और फिर रियल ओनर को फाइंड किया जाएगा, ढूंढा जाएगा और फिर उसको सारे राइट्स ग्रांट किए जाएंगे। बाकी जो दूसरे लोग होंगे जिसके पास वो ओनरशिप नहीं है, जिसके अंदर ओनरशिप वेस्ट नहीं करती है, उनको एक्सक्लूड किया जाएगा, उन राइट्स से एक्सक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ ओनरशिप जो है वो है ड्यूरेशन की। ओनरशिप जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म, मतलब उस लॉन्ग टर्म राइट्स दे रही होती है, इनडेफिनेट राइट्स दे रही होती है, यानी कि इनकी कोई हद नहीं होती है और ये ओनरशिप राइट कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक बंदा अगर डेथ हो जाती है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, उस राइट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यानी कि ओनरशिप हमेशा एग्जिस्ट करती है और कभी ये ख़त्म नहीं होती है। या तो वो प्रॉपर्टी उसके हायरिंग ओनर के हायरिंग्स के पास चली जाती है, या फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट या किसी ट्रस्ट के नाम पर चली जाती है, यानी कि राइट्स कभी ख़त्म नहीं हो रहे लेकिन ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसी और एंटिटी को। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक जो है वो राइट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि जो ओनर होता है उसके पास राइट टू कंट्रोल होता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से मैनेज करने के लिए उस डिसीजंस ले सकता है, उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस वगैरह के लिए वो जैसे चाहे वो डिसीजन ले सकता है। तो ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स थी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ऑस्टिन का जो ऑनरशिप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो ये कॉन्सेप्ट था जो अभी मैंने बयान किया, लेकिन डिफरेंट लीगल सिस्टम के अंदर ओनरशिप का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकता है, उसके लॉज के मुताबिक ओनरशिप जो है वो मतलब चेंज हो सकती है, उनके राइट्स के अंदर चेंजिंग आ सकती है, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर और उस स्टेट के उस लीगल सिस्टम के लॉज के ऊपर। तो अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ ओनरशिप। तो अब इन काइंड्स को हम कंट्रास्ट में देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ओनरशिप आती है वो कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल ओनरशिप होती है। ये दो अलग तरीके की, दो डिफरेंट ओनरशिप की काइंड्स हैं। तो ये होती क्या है? कॉर्पोरियल ओनरशिप बेसिकली वो ओनरशिप है जो राइट्स प्रोवाइड करती है ओवर दी टेंजिबल एसेट्स या प्रॉपर्टीज़, जबकि इनकॉर्पोरियल ओनरशिप वो है जो इनटेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स को प्रोवाइड करती है। तो अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी देख लिया टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी बेसिकली वो चीज़ें, वो प्रॉपर्टीज़ जो टच की जा सकती हैं, उनको उनको मतलब बाय सेंस ऑफ टच महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, तो वो बेसिकली टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि उसके ऊपर जो ओनरशिप फॉल करेगी वो कॉर्पोरियल ओनरशिप होगी, जैसे कि ओनरशिप ऑफ लैंड, ओनरशिप ऑफ एनी बिल्डिंग, ठीक है, ये बेसिकली कॉर्पोरियल ओनरशिप है। जबकि इनकॉर्पोरियल ओनरशिप राइट्स ग्रांट करती है ओवर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ काइंड ऑफ ओनरशिप है वो हमारे पास है सोल एंड को ओनरशिप। सोल बेसिकली सिंगल बंदे की जो ओनरशिप वो कहलाएगी वो सोल ओनरशिप कहलाएगी, जबकि अगर कोई ऐसी ओनरशिप है जिसके अंदर एक से ज़्यादा ओनर्स है तो उसे हम को ओनरशिप बोलेंगे। तो बेसिकली सोल ओनरशिप
एक बंदे को राइट्स प्रोवाइड कर रही होती है, जबकि को ओनरशिप एक से ज़्यादा बंदों को राइट्स प्रोवाइड कर रही होती है टू यूज़ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, उस एक सिंगल प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें, राइट्स एंजॉय कर सकें, तो इसे हम को ओनरशिप कहेंगे। अब को ओनरशिप भी बेसिकली दो सब कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट सब कैटेगरी है ओनरशिप इन कॉमन और दूसरी कैटेगरी है जॉइंट ओनरशिप। बेसिकली ओनरशिप इन कॉमन में क्या होता है कि अगर ओनर डेथ हो जाती है उस ओनर की, तो फिर उसके जो राइट्स हैं वो उसके हेरिटेंस के अंदर, यानी जो उसकी हेरिटेज होती है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर जाते हैं। जबकि जॉइंट ओनरशिप के अंदर अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो उसके जो राइट्स होंगे वो उसी के जो पार्टनर्स होंगे, को पार्टनर्स होंगे, उस उनमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे वो राइट्स, ना कि उसके जो सक्सेसर्स हैं उनको ट्रांसफ़र होंगे। तो इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। ओनरशिप इन कॉमन के अंदर राइट्स जो है उसकी हेरिटेज को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जबकि जॉइंट ओनरशिप के अंदर राइट्स जो है उसी के पार्टनर्स को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ओनरशिप है हमारे पास ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। अब बेसिकली अब ये दोनों ओनरशिप ये भी इसी तरह से वर्क करती हैं, ओवरलैपिंग है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा जो खुद से अपनी जो राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अपने ओनरशिप राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो वहाँ पर वो किसी दूसरे बंदे को हायर करता है, ठीक है, कि वो उसके बदले उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो इसे हम ट्रस्ट ओनरशिप कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है वो ट्रस्ट ओनरशिप पर है। जबकि वो बंदा जो अपने ख़ुद के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और उसे ज़रूरत है कोई और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, तो वो उसकी साइड से ये बेनिफिशियरी ओनरशिप कराएगी। तो अब ऐसे कौन से बंदे हैं जो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ओनरशिप राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? इसमें सबसे पहले अनबॉर्न चाइल्ड आ जाता है, जो अब बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब उसके नाम पर कोई ओनरशिप मतलब ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो अब वो खुद से तो नहीं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता, तो इस कंडीशन में भी कोई ट्रस्टी, ठीक है, यानी कि कोई ट्रस्टी को हायर किया जाएगा जो उसके बदले उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। या फिर कोई छोटा बच्चा अंडर एज, अगर कोई बच्चा कोई पर्सन है तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, जो जो एक जनरली टर्म यूज़ की जाती है एडल्ट की, वो 18 की जाती है, 18+। तो 18 से कम उम्र का जो बच्चा होगा वो भी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। थर्डली लूनेटिक पर्सन, जो डिसेबल पर्सनस होते हैं, लूनेटिक यानी जो पागल जिनको हम कहते हैं, ठीक है, ऐसे बंदे जिनके पास सेंस, प्रॉपर सेंस नहीं होती, ठीक है, तो ये भी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसके अंदर मतलब बहुत सारे बंदे ओनरशिप रखते हों, ओनरशिप राइट्स रखते हों, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम में से कौन मतलब लीड करे, हमारी इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो इस सूरत में भी वो म्यूचुअल मतलब कंसल्ट के साथ अपना कोई ट्रस्टी को हायर कर सकते हैं जो उनके बदले उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इसी तरह से अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो अब उस प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई ट्रस्टी हायर की जा सकती है। अब इस ट्रस्ट और बेनिफिशियल ओनरशिप को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक बंदा है चंडलर, ठीक है, और एक छोटी बच्ची है मोनिका, ठीक है। अब वो छोटी बच्ची अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, तो अब उसके नाम पर चंडलर जो है वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चंडलर है वो बेसिकली ट्रस्टी कहलाएगा, जबकि जो मोनिका है वो बेनिफिशियरी कहलाएगी, ठीक है। उसकी ओनरशिप, मोनिका के तरफ की जो ओनरशिप है वो बेनिफिशियरी ओनरशिप कहलाएगी, जबकि चंडलर की साइड की जो ओनरशिप है वो ट्रस्ट ओनरशिप कहलाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ओनरशिप हमारे पास है वेस्टेड एंड कंटिंजेंट ओनरशिप। अब ये दोनों क्या होती हैं इसे भी हम कंट्रास्ट में देखेंगे। बेसिकली वेस्टेड ओनरशिप हम कहते हैं फुल और फाइनल ओनरशिप को, जबकि जो कंटिंजेंट ओनरशिप होती है वो कंडीशनल होती है, ठीक है, यानी कि डिपेंड कर रही होती है किसी इवेंट के होने पर, ठीक है। जब भी वो ओनरशिप मिलेगी जब कोई इवेंट, ठीक है, फॉर्म होगा, फुलफ़िल होगा, ठीक है। इसको हम मज़ीद एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हस्बैंड जिसका नाम जोई है वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ फीबी के नाम पर छोड़ जाता है, लेकिन एक कंडीशन रख देता है कि अगर वो उसकी वाइफ दोबारा से किसी और से शादी करती है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उसकी जो ओनरशिप होगी वो उसके पास नहीं रहेगी, बल्कि उसकी चिल्ड्रन को, ठीक है, उसके जो चिल्ड्रन, उसकी औलादें हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी।
यानी यहाँ पर जो फीबी है उसके पास जो ओनरशिप है वो वेस्टेड ओनरशिप है, जबकि जो बच्चे हैं उनके पास कंडीशनल ओनरशिप है। यानी कि अगर फीबी जो है वो शादी करेगी जब ही उनके उन बच्चों के पास ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, यानी ये कंडीशन फुलफ़िल होगी जब भी वो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होगी बच्चों में। तो ये बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, वेस्टेड एंड कंटिजेंट ओनरशिप के अंदर। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास ओनरशिप की है लीगल एंड एक्विटेबल ओनरशिप। बेसिकली लीगल ओनरशिप वो ओनरशिप होती है जिसके पास बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंटेशन हो और टाइटल हो, यानी लीगली प्रूव्ड हो, ठीक है, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन पूरी प्रूव्ड हो, ठीक है, और वैलिड हो। जबकि एक्विटेबल ओनरशिप वो ओनरशिप है जिसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है, टाइटल नहीं है उस बंदे के पास, लेकिन फिर भी वो हक रखता है, वो राइट्स रखता है उस प्रॉपर्टी के अंदर ओनरशिप के। इसे मज़ीद हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोज़, ठीक है, एक लड़की है, उसने ओरली रेचल से उधार लिया, ठीक है, कर्ज़ा लिया। अब यहाँ पर जो रोज़ है वो उस प्रॉपर्टी के, यानी वो जो पैसा उसने लिया है, ठीक है, वो मनी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब उसकी लीगल ओनरशिप उसके पास है। रोज़ की लीगल ओनरशिप इसलिए है क्योंकि वो जो अमाउंट है, वो जो मनी है, ठीक है, वो जो डेट लिया गया रेचल से, वो ओरली लिया गया और उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो जो मनी है वो रेचल से बिलोंग करती है। इस वजह से लीगली वो जो ओनरशिप है वो फॉल करेगी रोज़ के पास। लेकिन हकीकत के अंदर, ठीक है, हकीकत के अंदर जो वो अमाउंट है वो थी रेचल की, ठीक है, उनके दरमियान ओरली जो मुआहिदा हुआ है, ठीक है, उसके मुताबिक रेचल की है, लेकिन उस बात को प्रूफ करने का कोई वे नहीं है, तो इस वजह से रेचल के पास इक्विटेबल ओनरशिप है। अब रोज़ क्या करती है, जो अमाउंट रोज़ ने रेचल से लिया है वो जाकर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है, वहाँ से शेयर ख़रीद लेती है। तो अब वो जो शेयर है वो रोज़ के, उस शेयर की जो ओनर होगी वो रोज़ होगी, ठीक है, लीगल ओनर रोज़ होगी, जबकि जो रेचल है वो इक्विटेबल ओनर कहलाएगा उस शेयर का। लेकिन वो अगर क्लेम करना चाहे, ठीक है, वो क्लेम कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मली कोर्ट्स में देखें तो जो हमारा जो लॉ है वो लीगल ओनरशिप को सपोर्ट करता है, इक्विटेबल ओनरशिप की मतलब सपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसको ऑथेंटिकेटेड नहीं माना जा सकता। जबकि लेकिन हाँ ये बात है कि अगर उसको प्रूफ करवा दिया जाए कि जो इक्विटेबल ओनरशिप है, ठीक है, ये वाकई में इक्विटेबल ओनरशिप है, ये मतलब ये ट्रांसफ़र की गई थी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, तो अब यहाँ पर जो है उसको हक दिलवाया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज़ इक्विटेबल ओनरशिप की कोई हैसियत नहीं है। यानी यहाँ पर जो रेचल है वो अपने राइट्स को इंजॉय नहीं कर सकता ओवर दैट मनी, जबकि रोज़ इंजॉय करेगी क्योंकि उसके पास लीगल ओनरशिप है। लेकिन अगर हम इसी कंडीशन को, इसी एग्जाम्पल को एक थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखें, अब रोज़ जो है उस अमाउंट को उस अमाउंट से कोई कंपनी का शेयर ख़रीद तो रही है, लेकिन उसका ट्रस्ट जो है वो रेचल के नाम पर कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में भी जो रेचल है उसके पास इक्विटेबल ओनरशिप होगी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी चेंज होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो ओनरशिप जो इक्विटेबल ओनरशिप ट्रांसफ़र की जा रही है वो ट्रस्ट के नाम पर की जा रही है। तो रेचल जो है वो उस राइट्स को ओवर दैट अमाउंट, ओवर दैट शेयर वो क्लेम कर सकता है कोर्ट में जाकर। लेकिन अगर हम जनरल लेवल पर अगर देखें, कोई ऐसा इक्विटेबल ओनर है जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसके पास राइट है उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो अब वहाँ पर जो कोर्ट है उस बंदे को राइट्स नहीं प्रोवाइड कर सकती क्योंकि वो प्रूवन नहीं है किसी फैक्ट से। लेकिन हाँ, अगर वो बंदा कोई ऐसे फैक्ट्स लाकर शो कर देता है, कोई ऐसे एविडेंसेस लाकर शो कर देता है कि एक्चुअली जो लीगल जो ओनरशिप इंजॉय की जा रही है वो इलीगली तौर पर की जा रही है, तब उस बंदे को उसका हक दिलवाया जा सकता है। तो ये हमने कुछ काइंड्स ऑफ ओनरशिप देखी, बाकी और भी काइंड्स ऑफ ओनरशिप हो सकती हैं। तो अभी हमारा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको हम यहीं तक रखेंगे। आगे पार्ट 2 के अंदर फर्दर मैं इसके मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप और जो आगे हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उनको मैं कवर करवाऊँगी। सो जस्ट स्टे ट्यून विद अस। और अगर आपको कोई बात यहाँ इस लेक्चर से समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आप इस वीडियो का पार्ट 2 और मज़ीद वीडियोस को हमारी लीगल नॉलेज, लीगल कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस।